साथ बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि वो लहलहाती फसल ले सके और हमारी थाली तक भोजन पहुंच सके। उनकी ये भूमिका हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा मकसद होता है कि तमाम नई जानकारियां आप किसानों तक पहुंचती रहें ताकि उनका उचित इस्तेमाल कर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, साथ ही बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में सरकार की योजनाओं के बारे में आप तक जानकारी पहुंचेगी फार्मिंग इंडिया से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। आइए सबसे पहले बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर की। हमारी सरकार की तरफ से विभिन्न तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान नवाचार को कृषि में शामिल कर सके और इससे वो कृषि के क्षेत्र में और प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। इसी सिलसिले में दिल्ली स्थित पूसा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से किसानों ने हिस्सा लिया। क्या विशेष रहा यहाँ और किसानों ने किन नई बातों को सीखा, आइए जानते हैं। IARI पूसा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला जर्मनी के होहेनहेम विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से किया गया। इस कार्यशाला में होहेनहेम विश्वविद्यालय के डॉक्टर एनी एलिस स्ट्रैटन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के डॉक्टर JPS डबास, अन्य वैज्ञानिक एवं विभिन्न राज्यों के किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर JPS डबास ने कहा, किसान और कृषि की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारत के 50% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। तो सही मायने में देश का विकास तभी हो पाएगा जब किसान और कृषि का विकास हो, और यही किसान और कृषि का विकास ही हमारी इस अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में काफ़ी मददगार होगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक और कुछ किसान, और किसान भी वो किसान जो कि बहुत ही ब्राइट स्पॉट हैं NCR के रीजन में, यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी सभी किसानों के लिए एक एग्जाम्पल बन रहे हैं, इसमें एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के अंदर हमें ये चर्चा की कि 2050 तक हम किस प्रकार से कृषि का विषय रूप होना चाहिए, किस प्रकार से कृषि का विकास होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका ठीक से प्रबंध होके हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, हमारे वातावरण पे कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, किसान की आय में वृद्धि हो और आम आदमी को संतुलित भोजन मिल सके और उसके स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। साथ साथ में जो देश है इसका जो निर्यात है, खासकर जो कृषि के क्षेत्र वाला निर्यात है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो। इन विषयों पर चर्चा हुई और इस चर्चा में सबसे पहली बात ये उठ के आई कि हमारा किसान और कृषि दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको और महत्व मिलना चाहिए, जिस प्रकार से उनको और डायरेक्शन मिलनी चाहिए, वो अगर और अच्छी मिल जाती है तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें बात आती है कि आज भी हमारा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए भी हमें दालों का आयात करना पड़ रहा है। इसी तरह से तिलहन का भी काफ़ी मात्रा में आयात हो रहा है। तो
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो दालों का और तिलहन का आयात है ये कम से कम हो और हमारा निर्यात बढ़े, बल्कि हम निर्यात की तरफ आगे बढ़ें। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम किसान को प्रोत्साहित करें कि वो नई से नई तकनीकी अपनाए और तिलहन और दलहन को हमारे फसल चक्र में विशेष महत्व दे, और तभी हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। हमारे कम संसाधन में किसान भाई अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, किसान की उत्पादन लागत कम होगी, उसके जो पैदावार है उसमें भी वृद्धि के साथ साथ में उसकी आय में वृद्धि होगी। इस अवसर पर होहेन हेम विश्वविद्यालय के डॉक्टर एनी एलिस स्ट्रेटन ने कहा, We're part of a research project that's called Bright Spots of Sustainable Agriculture and Food Systems, which is based in the Department of Sustainable Use of Natural Resources. And we're working with collaborators here at IARE and also researchers from Kerala Agricultural University and Punjab Agricultural University in order to promote this project, which is all about bringing people together to find the solutions that already exist for food systems. We know there are many technologies being developed, both by experts and scientists and entrepreneurs, as well as by farmers themselves. But so often, these people don't come together and actually have conversations that are meaningful and find ways to collaborate and build new structures in order to really upscale these solutions. So our project is all about bringing together people from these different components of the food system, all the way from farmers to marketing and processors to policymakers, as we had some here today to discuss with us. And the idea is that if we can share these solutions and make it more available to different types of farmers, different types of processors, that we can actually upscale these solutions and create real change and transformation towards sustainable food systems, not just for farmers, but also for everyone. हम IRI के अंदर एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं ब्राइट स्पॉट करके, जो IRI और एक जर्मन यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से हुई है। हम 2 दिन से ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर हम विजन 2050 के बारे में डिस्कशन और एक अच्छा यहाँ पे हेल्दी डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि 2050 में हमारा क्या विज़न होगा और किस तरीके से हम अपने एग्रीकल्चर, हमारे फूड सेक्टर को हम देखेंगे। आज यहाँ पूसा कैंपस में जर्मनी यूनिवर्सिटी और IRI के संयुक्त तत्वावधान में जो सम्मेलन हुआ उसमें मुझे बुलाया गया। आने वाले टाइम जो 25 साल में किस तरह की खेती है, क्या उम्मीद की जा रही है, इसके लेके ये सेमिनार हो रही है। और हमें किसानों को इसमें ख़ास तौर से ये सीखने को मिला कि आज जो हमारा पानी, ज़मीन ये दूषित हो रही है और किसानों को पूरी इनकम नहीं मिल रही है, इसके ऊपर ख़ास तौर से अपने सभी ने विचार व्यक्त किए। और ये हमने सीखा कि आने वाले 25 साल में हमें इस पानी को बचाना है। उसके अलावा धरती में जो जैविक खेती करने से जो जीवाणु पैदा होंगे, तो इसलिए ये जल, ज़मीन, जंगल, जीव जंतु और जानवर, इसके ऊपर से आने वाले टाइम में ख़ास तौर से किसानों को काम करना है और जैविक उत्पाद पैदा करके और उसकी प्रोसेसिंग करके और किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करे और इसको उद्योग का दर्जा देंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में किसानों की इनकम बढ़ेगी। मैं बी फार्मिंग पर काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से, और 21 और 22 ये 2 दिन से हम यहाँ IRI में एक वर्ल्ड लेवल का सेमिनार हो रहा है, जिसको जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। जर्मनी से कुछ साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, तो उसमें पूरे देश से लगभग 25-30 एक्टिव फार्मरों को बुलाया गया है, उनमें मैं भी एक शामिल हूं। और यहाँ 2 दिन बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। इसका जो सेमिनार है, इसका मेन थीम है कि 2050 में हम खेती को किस रूप में देखना चाहते हैं, हमारी खेती कहाँ जाएगी और उस खेती का किसानों को कितना फ़ायदा होगा, और उस खेती 2050 की खेती में किसान अपनी भागीदारी कैसे कर सकते हैं। आज पूसा में मैं एक ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ पे आई हूँ, फ्यूचर फूड सिस्टम समिट। इसमें आने वाले 25 साल में हम अपने बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकते हैं, इसमें क्या नया कर सकते हैं। जर्मनी से कुछ लोग हमारे साथ में आए हैं जो कोलैबोरेशन में हमारे साथ में काम करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि किसान मतलब खेती बाड़ी तक सीमित ना रह के वैल्यू एडिशन करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आए, जिससे वह डबल की बजाय 4 गुना भी अपनी आय कमा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर।
हमारे किसान पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब ऐसे फसलों का भी चुनाव कर रहे हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो सके, और उन्हीं में से एक है फूलों की खेती। फूलों में भी अगर हम गेंदे की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से उगाई जाने वाली फसल है और इससे किसानों को भी अच्छा लाभ होता है। गेंदे की मांग भी साल भर बनी रहती है, चाहे कोई तीज त्योहार हो या फिर कोई शुभ अवसर, फूलों की मांग हमेशा ही रहती है और हर किसी को गेंदा काफ़ी प्रिय होता है। आइए जानते हैं इसकी खेती के बारे में विस्तार से। गेंदे की उत्पत्ति मध्य और दक्षिणी अमेरिका, खासतौर से मैक्सिको में हुई थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ये मैक्सिको से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। भारत में इसे लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। मुख्य रूप से इसकी 2 प्रजातियां, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, काफी प्रचलित हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इनसे कई तरह की उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। गेंदे की खेती करीब करीब सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन ज्यादा और बेहतर उपज के लिए 6.5 से 7.5 pH वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में गेंदा अच्छे से पनपता है, बस जगह खुली हो जहां सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी पहुंचती रहे। गेंदे की खेती सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में होती है। गर्मी की बुआई जनवरी-फरवरी में, बरसात की जून-जुलाई में और सर्दी की सितंबर-अक्टूबर में होती है। बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद पौधों पर 3 से 4 पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब हुआ कि पौधे अब रोपाई के लिए तैयार हैं। अफ्रीकन गेंदे की रोपाई करते समय कतारों और पौधों के बीच दूरी 40-40 सेंटीमीटर रखनी होगी, जबकि फ्रेंच गेंदे के बीच फासला 20-20 सेंटीमीटर का होगा। शाम के समय रोपाई करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। रोपने से पहले खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन गोबर की खाद मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा 60 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश भी प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। इसके अलावा 30 किलो नाइट्रोजन रोपाई के 1 महीने बाद और इतना ही 55 से 60 दिन बाद दें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। उसके बाद गर्मियों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर पानी देना होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई गुड़ाई रोपने के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 55 से 60 दिन बाद करनी है। अच्छी बात यह है कि गेंदे का पौधा बहुत ही सहनशील होता है और इस पर कीट या बीमारियों का हमला बहुत ही कम होता है। फूलों की तुड़ाई पूरी तरह विकसित होने के बाद ही करें। तोड़ने का काम सुबह या शाम के समय करना होगा और 1 दिन पहले हल्की सिंचाई जरूर कर लें। इससे फूलों में ताजगी बनी रहती है। तोड़े गए फूल के नीचे कम से कम आधे सेंटीमीटर का हरा डंठल भी मौजूद रखना चाहिए। आइए इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपको दिखाते हैं किसानों की कामयाबी की कहानियाँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों,
अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। प्राकृतिक खेती यानी पर्यावरण के साथ मिलकर चलने वाली खेती। इसमें बाहर से यानी बाजार से कोई भी चीज़ नहीं ली जाती है और ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक होती है। हमारे बहुत से किसान अब रसायनों की खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें भी समझ आ गया है कि आज का युग प्राकृतिक खेती का युग है। उपभोक्ता भी प्राकृतिक खेती के द्वारा उगाए गए उत्पादों को ज़्यादा पसंद करते हैं और इसके अच्छे दाम भी प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं आज ऐसे ही किसान के बारे में जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। ये बैलगाड़ी और ये रहट, इन्हें देखकर आपको पुराना जमाना याद आ गया होगा, लेकिन जब आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ आपको आधुनिकता और पुरानी परंपराएं एक साथ गुंथी हुई नजर आएंगी। ये विवेक चतुर्वेदी के खेत हैं और ये दोनों मशीनें उनके अद्भुत कृषि मॉडल का हिस्सा हैं। ऐसा मॉडल जो प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांतों से भी 2 कदम आगे है। इनका मॉडल सिर्फ रसायन मुक्त खेती की ही बात नहीं करता, बल्कि प्रदूषण मुक्त खेती को भी अपनाता है। इनके यहाँ बैलों से चलने वाला ट्रैक्टर है जो खेतों की जुताई भी करता है और दूसरे जरूरी काम भी, जबकि रहट फव्वारा सिंचाई पद्धति का हिस्सा है। बस इसमें मोटर की जगह बैल लगे हैं। विवेक को स्थानीय लोग गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं। बीकॉम करने के बाद इन्होंने और शहर में अपना बिजनेस जमाया। अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जिंदगी शहर की चकाचौंध में गुम थी। गांव पलरा डोडर में विवेक के पास 25 एकड़ जमीन है। कमाल की बात तो ये है कि इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड खेती ही नहीं थी। शायद यही वजह रही कि पहले ही साल इन्हें जबरदस्त घाटा हो गया। वो इस बात से परेशान थे, एक दाना जब हजारों दानों को जन्म दे देता है तो फिर खेती में नुकसान क्यों हो रहा है। कारोबारी दिमाग ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि घाटे की वजह बेतहाशा लागत है। इस तरह विवेक गाय आधारित प्राकृतिक खेती से जुड़ गए। इनके यहाँ गोबर गैस प्लांट लगा है और सोलर पैनल भी। गोबर गैस से बिजली बन रही है, चूल्हा जल रहा है और खेतों के लिए प्राकृतिक खाद भी मिल रही है।
सोलर पैनल से स्प्रिंकलर जुड़ा है जो मुफ्त में सिंचाई कर देता है। धूप न होने पर स्प्रिंकलर चलाने की जिम्मेदारी बैलों पर ही होती है। जीवामृत को इसी स्प्रिंकलर के माध्यम से फसलों तक सिंचाई के साथ पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ कई ऐसे यंत्र मिल जाएंगे जो या तो हाथ से चलते हैं या फिर बैटरी से। तो कुछ भी हमारा जा नहीं रहा, बाहर से हम कुछ भी ले नहीं रहे। इसी प्रकार से हर अंग पे हमने काम किया। जैसे निराई एक बहुत बड़ा खर्चा है, सिंचाई एक बहुत बड़ा खर्चा है, तो सिंचाई के कुछ साधन हमने बनाए। जैसे हमने एक ऐसा स्प्रिंकलर बनाया जो दाम में 1/3 से भी कम है। विवेक के पास 30-32 गायें हैं और 2 जोड़ी बैल। इनसे रोजाना 300-400 किलो गोबर मिल जाता है। विवेक आसपास के बहुत से किसानों को जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कई किसान तो ऐसे हैं जो खेती छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। विवेक के मॉडल ने उनके मन में नई उम्मीद जगाई है। लोगों में अब जागरूकता आ रही है। वो धीरे धीरे ही सही रसायन मुक्त उत्पादों को पसंद करने लगे हैं। केमिकल प्रभावों से मुक्त फसल के बाजार में अच्छे भाव मिल जाते हैं। सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना चला रही है। इसके जरिए 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के आधार पर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के लिए 3 साल तक 12,200 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। इनमें से 2,000 रुपए इंसेंटिव के रूप में सीधे किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अब तक 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी खेती का रूप माना गया है। ऐसा रूप जिसका मकसद धरती को बचाने के लिए कार्य योजना पर अमल करना है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी हाँ, इस योजना का मकसद है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की एक बूंद भी ना बर्बाद हो। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसानों तक सिंचाई की नई तकनीक के बारे में जानकारी भी पहुंचाई जा रही है और ऐसी तकनीक से उन्हें जोड़ा भी जा रहा है जिससे पानी की भी बचत हो और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त हो। आइए जानते हैं कैसे हमारे किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं
जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें आपने जाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आशा करते हैं कि आज का कृषि दर्शन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के नए अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके, बिना रुके। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है, अटल है, वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान।